नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। आप रोज ऑफिस जाना पसंद करते हैं या घर से काम करना आपको अधिक भाता है? ये काफी कुछ निर्भर करता है कि आप किस सेक्टर में काम करते हैं। देश में वर्क कल्चर में तेजी से बदलाव देखने को मिला है। अब कंपनियां और कर्मचारी दोनों वर्क कल्चर को नई तरह से देख रहे हैं। एक सर्वे सामने आया है। इस सर्वे में शामिल 66% लोग प्रतिदिन ऑफिस जाने को प्राथमिकता दे रहे हैं, तो वहीं 23% लोग हाइब्रिड मॉडल को, यानी हफ्ते में 3 से 4 दिन ऑफिस में काम करने को लेकर सहमत हैं। देश के 16 शहरों में हुए इस सर्वे पर कोवर्किंग कंपनी ऑफिस और प्रॉपर्टी कंसल्टेंट सेवेंस इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में और भी कई दिलचस्प आंकड़े निकल कर आए हैं। रिपोर्ट पर और देश में वर्क कल्चर में बदलते ट्रेंड पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमित रमानी, फाउंडर ऑफिस। हमारे साथ हैं अनुराग माथुर, सीईओ सेवेंस इंडिया। तो सबसे पहले आपके पास आएंगे अनुराग, ये बताइए कि आपके सर्वे की जो बारीकियां हैं वो क्या कह रही हैं, आंकड़े क्या कह रहे हैं? एक तरफ कंपनीज जो है, एम्प्लॉयर्स जो है, वो लोगों को वापस ऑफिस में बुलाना चाहते हैं। उनको स्पेस बचाने से कोई फायदा नहीं है, उनको लोगों को ऑफिस बुलाना है क्योंकि उनका बिजनेस उन लोगों से ही चलता है और वो लोग ऑफिस में होंगे, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इनोवेशन बढ़ती है और उस वजह से उनको वापस बुलाना चाहते हैं। वो पैसे नहीं बचाना चाहते ऑफिस ना बनाने के बजाय। दूसरी तरफ ज्यादा से ज्यादा लोग, जो कर्मचारी या एम्प्लॉयज आप जिसको कहें, वो भी ऑफिस आना चाहते हैं। अम, अ, घर बैठ के काम करने वाले लोग बहुत कम हैं जिनकी प्रेफरेंस रिमोटली या घर बैठ के काम करना की है। ज्यादातर लोग, ऑलमोस्ट 90% लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि हमें ऑफिस जाना है। हाउएवर जो उसमें काफी एक मोटा पॉइंट निकल के आया है कि काफी लोगों को उसमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। अमित जी, पेंडेमिक अब बीते समय की बात हो गई। जाहिर तौर पर इस बदलाव के पीछे जो है कोविड का बड़ा हाथ रहा है। आपकी जो रिपोर्ट है वो वर्क कल्चर के 4 पहलुओं पर आधारित है: ओनली ऑफिस, हाइब्रिड ऑफिस डोमिनेंट, हाइब्रिड रिमोट डोमिनेंट एंड ओनली रिमोट। इसमें कोवर्किंग की क्या स्थिति है? देखिए, इसमें अगर आप देखें तो जब ये शुरू हुआ था कार्यक्रम कोविड का, तो उस टाइम पे आप उससे पहले सिर्फ 2 तरह के आंकड़े होते थे, राइट? एक पूरा ऑफिस और एक पूरा घर से। अब आप देखिए, जो बीच के जो ऑफिस डोमिनेंट और ऑफिस हाइब्रिड डोमिनेंट जो कैटेगरी क्रिएट हुई है, वो फ्लेक्सिबिलिटी के वजह से क्रिएट हुई है। लोग कह रहे हैं कि मैं 5 दिन नहीं आऊंगा, मैं 3 या 4 दिन आऊंगा ऑफिस डोमिनेंट, या मैं 1 या 2 दिन आऊंगा हाइब्रिड डोमिनेंट, राइट? नाउ ये जो फ्लेक्सिबिलिटी आई है, इसको सपोर्ट करने के लिए क्लियरली जो कोवर्किंग जैसी ऑप्शंस हैं, यही लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं। बिकॉज उसमें दूसरा आंकड़ा जो है, उसमें ये बताया जा रहा है कि लोगों को सिर्फ 20% लोग कन्वेंशनल ऑफिस, यानी कि उनका जो अपना अपना ऑफिस जहां उनको 1-1.5 घंटा ट्रैवल कम्यूट करके जाना पड़े, वो सिर्फ 20% लोग जाना चाहते हैं। 80% लोग वांट टू वर्क नियर होम, या किसी कोवर्किंग से काम करना चाहते हैं, या किसी सैटेलाइट लोकेशन से। तो क्लियरली कोवर्किंग के आने से उनकी सहूलियत बहुत बढ़ गई है, जहां से वो काम कर सकेंगे। अनुराग, आपकी जो सर्वे है उसमें रिस्पोंडेंट प्रोफाइल 94.5% बड़े शहरों से है, महज 5.5% रिस्पोंडेंट जो हैं वो छोटे शहरों से हैं। जाहिर तौर पर इसमें बड़े शहरों का प्रभाव अधिक है। स्पेसिफिक शहर या सेक्टर के आधार पर ऐसे बदलाव देखने को मिले हैं जो उम्मीद से परे हैं। कोई सेक्टर पूरी तरह से रिमोट पर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा हो, या कोई हाइब्रिड मॉडल को अधिक प्राथमिकता दे रहा हो, या फिर कुछ और? जैसे कि आईटी और आईटीएस एम्प्लॉयज जो हैं, उनको ज्यादा रिमोट वर्किंग की प्रेफरेंस है बजाय बाकी सारे सेक्टर्स की। सिमिलरली, और एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड ये भी है कि जो जेन एक्स जिसको हम कहते हैं, जो कि समझिए मेरी एज ग्रुप के लोग हैं, उनको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए बजाय यंग जेन जी जिसको कहते हैं। तो वो जेन जी वालों को कम फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, उनको ऑफिस जाने का ज्यादा वो है, शौक है या प्रोपेंसिटी है। जो जेन एक्स वाले हैं उनको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा चाहिए। तो इस तरह के थोड़े से ट्रेंड्स हैं, निकल के आए हैं। बहुत ज्यादा कोई अलार्मिंग ट्रेंड उसमें नहीं है।
अमित जी, आपकी रिपोर्ट के मुताबिक आईटी, आईटीज, न्यू टेक, बीपीएम में 57% ओनली ऑफिस, 29% हाइब्रिड मॉडल पर काम कर रहे हैं। दूसरे सेक्टर में ये रेशियो 71 और 19% का है। तो क्या ये मान के चलें कि अब कंपनियों का जो जोर है, जो पूरी तरह से कंपनियां तैयार हो चुकी हैं, वो ऑफिस में काम करने को लेकर ही तैयार हैं? जो पहले हम सोचते थे कि एम्प्लॉय नहीं आना चाहते हैं, तो ये एक बहुत क्लियर फाइंडिंग आई है। जो सेक्टर वाइज है उसमें देखिए, आईटी आईटीएस जो है उसका क्लियरली पहले से ही ये रहा है कि उनका जो घर से काम करने की सहूलियत थी, कम्यूट टाइम उनका बचाना, या वो टीयर 2 लोकेशन में, टीयर 1 में वापस नहीं आना चाहते, उनका सबका यही अपनी कंपनियों से जाहिर किया गया है कि हम तो पहले भी प्रोडक्टिव थे तो हम वापस क्यों आए। बट आज क्लियर हो गया दीपक जी के कंपनियां वापस बुलाना चाहती हैं, और मेरे हिसाब से एम्प्लॉयज भी अब क्लियरली रेडी हैं वापस आने के लिए। अनुराग जी, ये बताइए कि पोस्ट कोविड कोवर्किंग के फाइनेंशियल जिस तरह से हिट हुए हैं, उसमें अब तक रिकवरी कैसी है, और क्या अब कोवर्किंग को फाइनेंशियल रिमॉडलिंग की जरूरत है? कोवर्किंग प्लेयर्स जो हैं वो एक डिमांड को फुलफिल कर रहे हैं जो कि अभी तक नहीं थी और उसकी अब जरूरत है। उसको कंपनीज चाहती हैं, एम्प्लॉयज उसको इन अ वे चाहते हैं, तो वो उस डिमांड को फुलफिल कर रहे हैं। उनकी क्वालिटी इंप्रूव होती जा रही है, उनका नेटवर्क बढ़ता जा रहा है, और जैसे मैंने कहा कि उनकी कॉस्ट रिकवरी, प्राइसिंग भी बड़ी अब अच्छी स्टेबल होती जा रही है। और आपकी कॉस्ट, आप ये तो है नहीं कि आप जो मर्जी कॉस्ट मांग लें, आप कॉस्ट तो वही ले सकते हैं जो मार्केट आपको देगा। सो अगर आप अच्छी कॉस्ट रिकवरी कर रहे हैं और आपको मार्केट वो दे रहा है, उसका मतलब ये है कि मार्केट आपको सपोर्ट कर रहा है, आप एक अनमेट डिमांड फुलफिल कर रहे हैं और यू आर क्रिएटिंग वैल्यू। अमित जी, ऑफिस स्पेस का जो मार्केट है वो टीयर 1 से स्पिल ओवर होकर टीयर 2 की तरफ शिफ्ट हो चुका है, लेकिन कोवर्किंग भी क्या उसी आधार पर टीयर 2 मार्केट में प्रेजेंस बना पा रहा है, और साथ ही एक क्वालिटी स्पेस के साथ प्राइस को कैसे मैनेज कर रहे हैं? तो जैसे ही आप टीयर 2 में भी जाएंगे तो जो कन्वेंशनल की डिमांड है उसके साथ साथ कोवर्किंग की डिमांड भी बढ़ रही है। एज फार एज हमारा प्राइसिंग का आपका जो सवाल था, दीपक जी, देखिए, प्राइसिंग इज अ फैक्टर ऑफ कि आपका रेंट कितना है बिल्डिंग का, राइट नाउ। अगर आप टीयर 2 सिटीज में जाएंगे तो कुछ शहर ऐसे हैं जहां पे डिमांड बहुत ज्यादा है सप्लाई से, सो प्राइस ऑटोमेटिकली कई टीयर 1 माइक्रो मार्केट से भी हायर हो रहा है। तो क्लियरली जो सप्लाई है वो बहुत ही पेचीदा है टीयर 2 सिटीज में, बिकॉज लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डिमांड बढ़ेगी जी। इस करके बहुत सारे डेवलपर्स गए नहीं हैं टीयर 2 सिटीज में। अनुराग जी, देश में कोवर्किंग कंपनियों की क्या स्थिति है? हम देश में 2030 तक जब $1 ट्रिलियन के रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, तो इसमें कोवर्किंग कितना बड़ा हिस्सेदार होगा? हमारी अब्जॉर्प्शन कमर्शियल रियल एस्टेट की एनुअलाइज बेसिस पे करीब 50 मिलियन स्क्वायर फीट है। 50 मिलियन स्क्वायर फीट में से करीब 25%, रफली स्पीकिंग 25% स्पेस जो है 22 में और 23 में भी शायद वही होगा, कोवर्किंग स्पेस प्लेयर्स ले रहे हैं। वो काफी साइजेबल नंबर है, और ये ट्रेंड अभी हटने वाला नहीं है, कम होने वाला नहीं है, ये यही रहेगा, बढ़ेगा ही शायद। और जैसे कि अमित ने भी कहा कि टीयर 3 में भी एक्सपेंशन काफी हो रही है, और तो ये कॉस्ट आर्बिट्राज एक्सपेंशन नहीं है, ये रियल एक्सपेंशन है। अमित जी, ग्रोथ के नजरिए से आपकी इस वक्त क्या स्थिति है, और फ्यूचर प्लानिंग को लेकर क्या आपकी तैयारियां हैं? आज 175 लोकेशंस है हमारी, हम 1 लाख से ज्यादा सीटें आज लाइव कर चुके हैं। इस साल का गोल है कि 250 से 230 लोकेशंस करें, और जो है 1,30,000 सीटें FY24 यानी कि मार्च 24 के एग्जिट पे हमारे पास होनी चाहिए। और ग्रोथ अगले 3 साल का क्लियर स्ट्रैटेजी है कि 500 प्लस लोकेशंस होनी चाहिए ऑफिस के पास, ताकि आप जहां देखें 10 से 15 मिनट के रेडियस में आपको ऑफिस का लोकेशन मिले, टीयर 1 सिटी में भी और टीयर 2 सिटी में भी।
बिल्कुल, कंपनियां और कर्मचारी अब पूरी तरह से ऑफिस से काम करने को लेकर प्राथमिकता दे रहे हैं। इसमें कोवर्किंग सेक्टर एक अहम रोल निभाता दिख रहा है, क्योंकि एक और कर्मचारी ट्रैवलिंग से बचना चाहते हैं और कंपनियां अपना समय बचाना चाहती हैं। तो इसमें ग्रेड ए ऑफिस स्पेस के लिहाज से कोवर्किंग बड़ा रोल निभा रहा है। टियर 2 और 3 शहरों में ऑफिस स्पेस की मांग बढ़ रही है। जैसा कि अनुराग जी ने कहा, 50 लाख स्क्वायर फीट की मांग सालाना निकल रही है ऑफिस स्पेस में, और इसमें करीब 25% आंकड़ा छोटे शहरों से निकल कर आ रहा है। यानी कोवर्किंग जो कोविड में डूबता दिख रहा था, अब वो फिर से उभरता हुआ दिख रहा है। अमित जी और अनुराग जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुक करते हैं अगले रियल ट्रेंड्स का। अब आपको आगाह करने वाली एक रिपोर्ट की ओर ध्यान खींचने की कोशिश करेंगे। अगर आप घर खरीदने जा रहे हैं तो इस पर गौर करने की जरूरत है। दरअसल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एनारॉक ने देश में आईबीसी के तहत सीआईआरपी यानी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आईबीसी के तहत वसूली में रियल एस्टेट सेक्टर का हिस्सा बढ़कर 18.8% हो गया है। और भी डेटा है जिस पर गंभीरता से बात करने की जरूरत है। क्यों दिवालिया प्रक्रिया में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट तेजी से बढ़ रहे हैं, आईबीसी में किन संशोधनों की सख्त जरूरत है, ऐसी ही कुछ जरूरी बातों को समझते हैं। हमारे साथ हैं आशीष अग्रवाल, सीनियर वीपी एनारॉक कैपिटल, और हमारे साथ हैं वेंकट राव, लीगल एक्सपर्ट यूपी रेरा। तो बहुत स्वागत करेंगे आशीष जी और वेंकट जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशीष जी, पहले आपके पास आते हैं। रियल एस्टेट में आईबीसी को लेकर क्या अपडेट है, क्या इनपुट्स निकल कर आए हैं, पहले तो वो बताइए। पहले तो हमने इस बारे में बात किया है कि कैसे रेजोल्यूशन हुए हैं, कैसे एडमिशन हुई है। तो रिपोर्ट के दूसरे चरण में हमने ये बात किया है कि जैसे अभी ये डॉक्यूमेंट आया था FY 17 में, उसके बाद से लेकर अभी तक लगभग 6 साल हो चुके हैं। तो इन सालों में कई सारी त्रुटियां पाई गई, कमियां पाई गई कि इन वजहों से कुछ कुछ डिलेज हो रही है। कुछ कुछ ऐसा भी हुआ कि कोर्ट ने अपने हिसाब से टेक्स्ट को लेकर इंटरप्रिटेशन किया, जो कि जब लॉ मेकर्स का जो इंटेंट था उसके लाइन में नहीं था। तो उन चीजों को क्लैरिफाई करने के लिए कई सारे संशोधन प्रपोज किए गए हैं, तो हमने उन पे बात किया है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने भी अपने तरफ से कुछ रिकमेंडेशंस जारी किए हैं, क्योंकि रियल एस्टेट अंडर आईबीसी काफी यूनिक ढंग से काम कर, मतलब रियल एस्टेट की अपनी जो समस्याएं हैं काफी अलग हैं। तो उसको डील करने के लिए कैसे करना चाहिए, तो एक उन्होंने कुछ अपने सुझाव दिए हैं। तो रिपोर्ट के दूसरे चरण में हमने उसमें बात किया है। और तीसरा चरण जो है उसमें हमने रिपोर्ट पे इधर बात किया है कि जो करीब 18 जो मेन केसेस जो रिजॉल्व हुए हैं या फिर जिन पे अपडेट्स हुई है मेजर, तो उनके ऊपर हमने एक समरी बनाया है, एक चर्चा किया है। वेंकट राव साहब, मान लीजिए ये जो सुझाव आईबीसी के लिए दिए गए हैं, ये पर्याप्त हैं क्या आपको लगता है? अगर सभी लागू हो जाते हैं, सभी सुझाव को मान लिया जाता है, तो क्या पूरी तरह से आईबीसी मजबूत हो जाएगा या फिर उसके बाद भी एक्सपेरिमेंटल रहेगा? सुझाव में एक ये है कि प्रोजेक्ट वाइज रेजोल्यूशन होना चाहिए। अब आप ये कहें कि क्या वो, जब वो सुझाव आ जाएगा कि क्या वो बिल्कुल कोई चैलेंजेस नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। डेफिनेटली चैलेंजेस आएंगे, बट लेकिन एक ये जरूरी है कि आप जैसे जैसे आप सीखते हैं सबक अपने एक्ट को इम्प्लीमेंट करते हुए, उसमें हम सुझाव ला रहे हैं, सुझाव होते हैं और उसको लेकर चलते हम अमेंडमेंट्स लाया जाता है। मेरे ख्याल से वो कोशिश है। राव साहब, आईबीसी में घर खरीदारों को सबसे अंतिम पायदान पर रखा गया है। होम बायर्स के हितों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, अब भी संशोधन की बात हो रही है। फुल प्रूफ मैकेनिज्म कब बनेगा आईबीसी? मोस्टली जो भी रेजोल्यूशन प्लान्स अप्रूव होते हैं तो उनका से रहता है, इवन दो सबसे आखिरी पायदान में है, लेकिन मेरा मानना है कि वो एडिक्वेटली सिक्योर्ड है टू द एक्सटेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्लान में अपना पक्ष रखने के या अपने हित में जो है वो डिसाइड करने के, मतलब एडिक्वेटली वो पावरफुल है। आशीष जी, एक तरफ हम रियल एस्टेट में घरों की बम्पर बिक्री देख रहे हैं, दूसरी ओर ये आंकड़ा निकल कर आ रहा है साल दर साल दिवालिया प्रोजेक्ट बढ़ रहे हैं आईबीसी में। कितनी बड़ी चिंता है ये? जो नए प्रोजेक्ट्स है वो जो चल रही है, लोगों को उन पे कॉन्फिडेंस है तो वो चल रहा है। जो प्रोजेक्ट्स पे बायर का कॉन्फिडेंस नहीं रहा तो लोग नया पैसा भी नहीं डालते हैं, बिकता भी नहीं है, और वो बाय इटसेल्फ फाइनेंशियली वायबल भी नहीं है। तो इसीलिए उसमें रेजोल्यूशन की जरूरत है कि जहां पर सारे क्रेडिटर्स मिलके बैठ के एक सोल्यूशन निकालें कि इसको अपन
बैंकरप्सी से कैसे बाहर निकाला जाए। तो वो जो प्रोसेस है वो हम देख रहे हैं। राव साहब, कई मामलों में आईआरपी का निर्णय बिल्डर की ओर झुका हुआ दिखा है। कैसे सुनिश्चित करेंगे कि आईआरपी का निर्णय एक तरफा ना हो? ये कॉम्प्लिकेशंस ये है कि इसमें स्टेक होल्डर्स इतने हैं, इनके इतने मल्टीपल एप्लीकेशंस लग जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं, कई सारे मैटर्स कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए, इनफैक्ट इवन जिल इज माय क्लाइंट। आप एक एक जैसे टुडेज वगैरह के मैटर्स में एक एक में 70 60 70 एप्लीकेशंस लगे हुए हैं। एक बारी क्या उनको सुनने का टाइम नहीं है एनसीएलटी बेंचेस को, और जब तक वो एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंचता है तो कभी बेंच चेंज हो जाता है या कुछ और हो जाता है और फर्दर पोस्टपोन हो जाते हैं। आशीष जी, ये तो आंकड़ा उन प्रोजेक्ट्स का है जो दिवालिया प्रक्रिया में दाखिल हो रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर हजारों ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो बस रुके हुए हैं। हजारों प्रोजेक्ट अलग अलग कोर्ट में कानूनी कार्रवाई झेल रहे हैं। रेरा है, उपभोक्ता फोरम है, ग्राहक के अधिकार सुरक्षित रखने के मकसद से तमाम मंच हैं, फिर भी लिटिगेशन कम नहीं होता दिख रहा है। वास्तविक समस्या कहां है? कई सारी चीजें चेंज हो सकती है, रेगुलेशन चेंज हो सकता है। 2010 से 12 के बीच में कंस्ट्रक्शन पे रोक लगा दिया था, कह करके बहुत सारे वायोलेशंस हैं। तो जो इतने लंबे समय तक जब प्रोजेक्ट पे काम होना बंद हो गया था, लेकिन इंटरेस्ट का जो मीटर है वो चलता रहा, उसके वजह से प्रोजेक्ट तकलीफ में आ गई। आज के तारीख में इन समस्याओं का इतना प्रचलन नहीं है जितना हमने पिछले कुछ सालों में देखा है। बिल्कुल, एनारॉक की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में करीब 4.5 लाख करोड़ कीमत के 5 लाख घर अटके हुए हैं। इनमें बड़ी संख्या में मुकदमेबाजी झेल रहे हैं। जो रेजोल्यूशन प्रोसेस में हैं उनमें भी समाधान आने में वर्षों लग जाते हैं, और अब समाधान प्रक्रिया में भी बढ़ते रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की ये जो संख्या है वो भविष्य में क्या तस्वीर बनाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि दूसरी ओर सरकार भी अब अटके प्रोजेक्ट को लेकर एक्शन मोड में दिख रही है। तो बहुत शुक्रिया करेंगे आपका वेंकट राव साहब और आशीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद रुक करेंगे प्रदूषण की रियल एस्टेट कनेक्शन का। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और अब रुक करते हैं एक और अहम खबर का। एक बार फिर सर्दियों की आहट के साथ वायु प्रदूषण ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। आमतौर पर हम दिल्ली की आबो हवा में फैली धुंध की तस्वीरें देखते थे, लेकिन इस बार देश की राजधानी दिल्ली के साथ ही देश की आर्थिक राजधानी मुंबई भी खराब हवा के चलते गैस चैम्बर बनती जा रही है। हवा की गुणवत्ता का पैमाना AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स के से नापा जाता है। इस बार AQI गुस्से से लाल होता दिख रहा है। दरअसल अगर ये 0 से 50 तक ग्रीन जोन में है तो इसे अच्छा माना जाता है, 51 से 100 के बीच है तो इसे औसत माना जाता है, 101 से 200 के बीच है तो इसे खराब माना जाता है, 201 से 300 के बीच है तो इसे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी बुरा माना जाता है, और अगर ये 301 से 400 के बीच है तो ये सेवर यानी गंभीर माना जाता है। तो वहीं 401 से 500 के बीच अगर ये AQI पहुंच जाता है तो इसे सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। मुंबई में भी इस बार BMC ने कंस्ट्रक्शन को लेकर एक लंबी चौड़ी गाइडलाइन निकाली है। BMC की गाइडलाइन को देखें तो एयर पॉल्यूशन पर जो BMC ने ताज़ा गाइडलाइन निकाली है वो कहती है कि 70 मीटर तक की इमारतों के लिए 35 फीट टीन शेड लगाना जरूरी है। सभी निर्माण साइटों को ग्रीन या जूट क्लॉथ से कवर करना जरूरी है। तोड़ी जा रही इमारतों को भी कवर करना जरूरी है। वाटर फॉगिंग करनी जरूरी है। मटेरियल लोडिंग अनलोडिंग के दौरान एंटी स्मॉग गन का छिड़काव करें, यानी पानी का छिड़काव करें। निगरानी के लिए निर्माण साइटों पर CCTV कैमरा लगाना जरूरी है ताकि ये पता चल सके कि वहां पर जो सावधानियां बरतने की बात की जा रही है वो हो रही है कि नहीं हो रही है। निर्माण साइटों पर सेंसर बेस्ड एयर पॉल्यूशन मॉनिटर लगाने की बात कही जा रही है। ग्राइंडिंग, कटिंग, ड्रिलिंग के दौरान पानी का इस्तेमाल करने की बात की जा रही है। निर्माण जो मालवाहन गाड़ियां हैं उनमें प्रदूषण प्रमाण पत्र होना जरूरी है। निर्माण कर्मचारियों को मास्क, चश्मा, हेलमेट, इस तरह की चीजें जरूरी हैं। ब्रिज है, फ्लाईओवर है, इस तरह के जो BMC की साइटें हैं उन पर भी 25 फीट तक घेराबंदी होनी जरूरी है। अब इसके लिए समय भी दिया गया है। स्प्रिंकलर के लिए 15 दिन का और स्मॉग गन के लिए इनकी खरीदारी के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। बिल्डरों को ट्रैकिंग सिस्टम वाले मालवाहक इस्तेमाल करने होंगे, उनका निर्देश दिया गया है। निर्माण साइटों पर गाड़ियों के टायर की धुलाई की व्यवस्था हो ताकि टायर जब रोड पर जाएं तो गंदगी ना फैलाएं। लेकिन जो इंफ्रा साइट्स हैं, मुंबई की चारों तरफ हम देखेंगे तो तमाम इंफ्रा प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, बड़े बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। वहां की जो स्थिति है वो काफी डराने वाली है।
हम आपको आज की ताज़ा तस्वीरें दिखाते हैं जो अभी हमारे वीडियो जर्नलिस्ट लेकर आए हैं। करीब आधी मुंबई का चक्कर लगाने की बाद हमने देखा कि निर्माण साइटों में लगातार धूल का उड़ता गुबार हमको नजर आया। मुंबई की हवा खराब करने के लिए ये कितना जिम्मेदार है आप खुद देख सकते हैं। ये जो तस्वीरें हैं, ये ताज़ा तस्वीरें हैं, ये तब की तस्वीरें हैं जब बीएमसी ने गाइडलाइन जारी कर दी है। पॉल्यूशन लगातार दिख रहा है, हवा एकदम खराब है, सांस लेने में मुश्किल हो रही है। उसके बावजूद धड़ल्ले से पर्यावरण को ठेंगा दिखाकर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ठीक है, निर्माण होगा, धूल उड़ेगी, लेकिन कितनी? ये सब देखने के बाद बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या वाकई कोई ऐसा तरीका नहीं है कि निर्माण होता रहे और पर्यावरण को सुरक्षित भी रखा जा सके? अभी अगर इन साइटों को पूर्व सूचना देकर हम वीडियो शूट के लिए गए होते, पहुंचे होते, हम पहले से बता देते कि हमें शूट करना है, तो इन साइटों को पानी के साथ और बाकायदा चूना लगा के उसको चमन बना दिया जाता कि आप देख कर ये भी ना कह पाते थे कि यहां कभी शायद धूल उठती भी होगी। लेकिन वास्तविक तस्वीर ये है जो आप देख पा रहे हैं। आप देखेंगे, मतलब मुंबई के बाहर अगर उपनगरों में जाएं, आप और भी जगह जाएं, तो वहां की स्थिति बहुत ही बुरी है। फेफड़ों में धूल भर रहे लोग, मतलब क्या कहा जाए, सब कुछ कहना मुश्किल है। इसका असर क्या हो रहा है वो भी आप जरा देख लीजिए। लैंसेट की एक रिपोर्ट बताती है कि प्रदूषण की वजह से भारत में सालाना करीब 24 लाख मौतें होती हैं। सिर्फ मुंबई की ही हम बात करें तो बीएमसी का डेटा कहता है कि हर साल 1000 से अधिक मौतें सिर्फ अस्थमा से हो जाती हैं, जो शहर में होने वाली कुल मौतों का लगभग 1% है। यही नहीं, सामान्य छाती संक्रमण से जुड़ी बीमारी एक्यूट ब्रोंकियोलाइटिस के कारण हर साल 20 से ज्यादा बच्चों की मौत सिर्फ मुंबई शहर में हो रही है। प्रदूषण की भयावहता इन आंकड़ों से कई गुना बढ़ी है। ग्रीन पीस साउथ ईस्ट एशिया की 2021 की रिपोर्ट बताती है कि प्रदूषण से 54,000 मौतों के साथ दिल्ली दुनिया में पहले नंबर पर रहा, जबकि 25,000 मौतों के साथ मुंबई दुनिया में 5वें स्थान पर है। कम से कम प्रदूषण के स्तर पर हमें अब युद्ध स्तर के कदम उठाने की जरूरत है, ना कि सिर्फ कुछ गाइडलाइन जारी करके निर्माण साइटों को फौरी तौर पर बंद करके खानापूर्ति करने का समय है। बाकी आप खुद ही देख सकते हैं। प्रॉपर्टी प्लस में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ।